गुड आफ्टरनून दोनों। क्या मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर। यस सर। अच्छा स्टार्ट करें फिर। एक बार मुझे बता दो हमारी ऑडिबल मेरी आवाज आ रही है क्या? क्लियर आ रही है? यस सर आ रही है। आप लोग की आवाज मुझे नहीं आ रही है। सर आ रही है आपकी आवाज। हेलो हेलो। हेलो सर। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर, आवाज आ रही है मुझे। सर आपने माइक बंद कर रखा हो। एक मिनट बच्चे, हम बताते हैं सबको, शायद कुछ इश्यू हो गया, नेटवर्क इश्यू। ठीक है, आप क्लास में रहना, हम एक बार कॉल कर देते हैं सर। हाँ जी स्टार्ट करें फिर क्लास। ये सर अभी आ रही है सर, वॉइस आपकी सर। हाँ ठीक ठीक ओके ओके।
ठीक है, फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने just wait a minute. हाँ, तो अब मुझे ये बताओ पहले तो कि कितने बच्चों ने होमवर्क किया था, मतलब लास्ट क्लास में जो मैंने आपसे क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन ये था ना। हाँ चलो मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x है और -2 लेस देन इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन था मेरा आप लोगों से। तो अब मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने सॉल्व करना है इसको। हाँ जी बताओ भाई, हुआ किसी से सॉल्व हुआ? सर करा तो था लेकिन सर डबल मोड आ गया सर, 3 आंसर आ रहे थे। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम हुआ ना तुमको, मतलब मेरे कहने का मतलब है। चलो खैर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होगा तो ही सीखोगे उससे। खैर एनीवेज देखो, जिन बच्चों से नहीं हुआ है उनके लिए देखो, जैसा कि कल मैंने तुमको पढ़ाया था कि यहाँ पे देखो, ये बाहर वाले मॉड पे फोकस करो। जो बाहर वाला मॉड है उसके लिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ, ये हमारा ए का काम करेगा। तो अभी हमारे पास जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हुआ, मॉड ए लेस देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब तुमको याद हुआ कि अगर मॉड ए लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है तो उसका सॉल्यूशन होता है ए ग्रेटर देन -1। और क्या आता है भाई, लेस है तो क्या आएगा भाई, एंड आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखो ध्यान से, एंड ए लेस देन 1 आ रहा है समझ? ठीक, अब ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है ध्यान से देखो, जैसा कि कल मैंने डिस्कस कर लिया था ये सारी चीजें। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए किसी बच्चे में। यहाँ पर ए का काम कर रहा है ये वाला, ये तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x का मॉड, और ये हो गया -2। ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आ गया, -1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये अभी हमारा ए का काम कर रहा है, ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x -2 लेस देन और इक्वल्स टू 1। करेक्ट है। अब तुम क्या करो कि यहाँ से -2 को ट्रांसफर करो, उस साइड पे ले जाओ। तो जैसे ही उधर ट्रांसफर करोगे तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर -5x का मॉड, और 2 में से एक किया 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x, इसको 2 को उधर ट्रांसफर किया तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। अब Yes, देखो इसके sir. बाद क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद पीछे का सारा हिस्ट्री भूल जाओ। अब तुम यहाँ से फोकस करना स्टार्ट करो, यहाँ से। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सेपरेशन कर देता हूँ। तो सर 4 अगर आंसर आ मान गए। 4 आंसर आएगा, मतलब सिर्फ 4 आंसर आएगा, या फिर कुछ इंटरवल में आना चाहिए ना बेटा। चलो कोई नहीं, देखो अभी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि पीछे का सारा हिस्ट्री भूल जाओ। मान लो कि मैं अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछता, ये वाला, ठीक है, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता तो तुम सॉल्व कैसे करते? सॉल्व वही करने का तरीका हमारा क्या होता, इसको मैं ए बोलता, फिर माइनस। हाँ कैपिटल ए। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना फिर से। अब इस बार पीछे का सारा हिस्ट्री भूल जाओ, अब इस वाले मॉड पे फोकस करो। इस वाले मॉड के लिए हमारा जो ए का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर -5x कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो गया, मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो उसका सॉल्यूशन होता है ए लेस देन -1 या फिर ए ग्रेटर देन 1। अभी तुम इसमें फोकस करो बस ध्यान से। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -5x हो जाएगा, ये लेस देन -1 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर -5x ग्रेटर देन 1। इसको जब ट्रांसफर कर लिए तो एक्स स्क्वायर -5x ये हो गया +1 लेस देन। सही, ओके Yes, sir. ठीक।
और ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 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 वन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, याद समझ रहा है। चलो ऐसे यहाँ पर भी आ जाओ, राइट हैंड साइड में आ जाओ, थोड़ा सा स्पेस का कमी है यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन अगर पूछ लूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे स्पेस काफी ज्यादा चाहिए। हाँ, क्वेश्चन में पूछता यहाँ से कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x अगर मान लो मॉड ए लेस देन और इक्वल्स टू 3 होता है, तो सॉल्यूशन क्या होता? सॉल्यूशन होता कि ए ग्रेटर देन -3 एंड ए लेस देन 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो जी अब यहाँ पे आ जाओ, तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन इक्वल्स टू 3। इस 3 को ट्रांसफर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये हो गया +3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x -3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब रही बात की इन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाए। एक इनइक्वालिटी हमारे पास ये है, ये एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को क्वाड्रेटिक अच्छे से आता है, तो चलो भाई एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे पहला क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है हमारे पास ये एक्स स्क्वायर -5x +1 है ना, और क्या था लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सॉल्व करने का तरीका होता है कि अगर -3x -2x नहीं वो तो फैक्टराइजेशन तो ठीक है, लेकिन फैक्टराइज अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे? यहाँ पे तो फैक्टराइज होगा ही, यहाँ पे तो फैक्टराइज होगा ही ना। जैसे जो तुम कह रहे हो, जैसे -3 और -2 ले लो सर, तो वो तब होता जब यहाँ पे 6 होता, 6, ठीक है, वो वाला मेथड अलग है। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये जो हमारा जो यहाँ पे जो तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से इसका डायरेक्टली फैक्टराइज हम नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली फैक्टराइज अगर नहीं कर पा रहे तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत है। तो क्या करो, इसका फॉर्मूले से रूट्स निकाल दो। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, -b तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट करेगा माइनस -4ac यस और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर ये हो गया 5 और प्लस माइनस कितना हो गया, 25 में 4 गया 21, अरे सर √21। हाँ, तो देखो होता क्या है कि क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि मान लो किसी क्वाड्रेटिक का 2 रूट आया, क्वाड्रेटिक का 2 डिस्टिंक्ट रूट आया, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब वैसे तो एक क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है, तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा, मतलब आपका बैच हाँ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, मैं ये मान के चलूंगा। तो देखो होता क्या है कि चलो नहीं पता तो बताता हूँ यहाँ पे। अगर मान लो लीडिंग कोफिशिएंट, मान लो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर 1 है। अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव अपवर्ड, तब जिसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ, मतलब पैराबोला। हर क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला बनता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। लेकिन पैराबोला में भी 2 टाइप का ग्राफ बनेगा, या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। इस ग्राफ का मतलब होता है कॉनकेव डाउनवर्ड, अरे समझ, दिस ग्राफ इज, क्योंकि इसका ओपनिंग नीचे की तरफ है, कॉनकेव वाला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ है। हाँ, तो ये वाला कब बनेगा ग्राफ, अगर मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर a मेरा नेगेटिव हो गया, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो गया तो ये ग्राफ बनेगा। और अगर मेरा a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो फिर ऐसे ग्राफ बनेगा, सही? यस सर। हाँ, तो अब तुम ऐसे सोचो कि जब कभी भी अगर क्वाड्रेटिक को लेस देन 0 देखना है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 हमेशा इन बिटवीन द रूट्स आएगा। कब?
जब हमारा कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ बनता है, और क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा इन बिटवीन द रूट्स, इन बिटवीन द रूट्स, अगर हमारा ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड है। दोनों बातें याद रखें। बेसिकली थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो गया, खैर नहीं, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा मुश्किल है भी नहीं, समझ में आ रहा हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यानी कि मुझे लेस देन जीरो देखना है, लेस देन जीरो। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन मैं आराम से लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन तुम्हारे हिसाब से? x बिलोंग्स टू, आप रूट बताओ, 5 रूट क्या क्या है? minus हाँ हाँ, बहुत बढ़िया जी, under root 5 माइनस 2 हाँ, ठीक है, ठीक से है, लेकर बहुत बढ़िया, 5 minus 5 plus under root 1। ठीक। तो बस ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब सेम लॉजिक से अगला हमारे पास ये वाला दे रखा है, ये इसको भी सॉल्व में करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन तुम लोग देखते रहना, ठीक है, ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में मैं कहीं कुछ मिस्टेक कर दूं, जो बता दूंगा करने में, तो वो तुम चेक करो। कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को देख ही लेते हो, साथ में कैलकुलेशन भी देखते रहो, ठीक है। चलो जी, अगला मेरा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ये वाला, जिसको सॉल्व करते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 ग्रेटर देन था ना, हाँ ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसका भी पहले रूट्स निकाल लो। तो रूट्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, फिर 25 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 और 4/2, तो रूट हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 29/2, ठीक है। अब यहीं पर इसी ग्राफ से देखो, अगर कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ है, पहले पहले देखो यहाँ भी लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 1 है। 1 का मतलब होता है पॉजिटिव है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो समझ जाओ कि हमारा जो ग्राफ है वो कॉन्केव अपवर्ड बन गया है। और अगर ग्राफ अगर कॉन्केव अपवर्ड बन रहा है तो समझ जाओ कि क्वाड्रेटिक जो होगा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इस बार ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो हमेशा आउटसाइड द रूट होता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि इसका जो मैं आंसर लिखूंगा, इसका मैं आंसर लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे? आउटसाइड द रूट, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 5 माइनस रूट 29/2 यूनियन 5 प्लस रूट 29/2 से इंफिनिटी। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया, सर वो मतलब बहुत बीच बढ़िया। का जो एरिया होता है वो नहीं होगा, बाकी सब होगा। बीच का माइनस बताओ। देखो बीच में एक्चुअली क्या हो रहा है, बीच वाला जो रीजन है ना, अल्फा से बीटा वाला, वो तो हमारे एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, ये हमारा एक्स एक्सिस। तो कहीं पर भी एक्स अगर नीचे आता है तो उसका मतलब वाई नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि ये जो पूरा क्वांटिटी है, क्योंकि हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, हम फंक्शन ऐसे लिखते हैं ना, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर कुछ लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो मैंने पूछा कि ये क्वांटिटी नेगेटिव कहाँ पे होगी, तो नेगेटिव होगा वहां पे जहाँ पे इसके रूट्स के बीच वाला जो एरिया है, क्योंकि इस रीजन में क्या हो रहा है, हमारा ग्राफ एक्स के नीचे आ गया। तो एक्स के नीचे आ गया तो मतलब वाई नेगेटिव हो गया। दैट्स वाई अगर नेगेटिव अगर है क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स आ रहे हैं, रूट्स, तो रूट के बीच वाला जो रीजन होगा तो वो हमेशा क्या देगा। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ग्राफ हमेशा कॉन्केव अपवर्ड होना चाहिए। अगर कॉन्केव डाउनवर्ड हो गया तो फिर तो ग्राफ मतलब रूट के बीच में पॉजिटिव बन जाएगा फिर तो। ठीक है, Yes, समझ में आ गया? ओके, अब देखो यहाँ पर पीछे देखो ध्यान से, हमने इसको सॉल्व किया, हमने इसको सॉल्व किया। अब इन दोनों के बीच में हमारा क्या चलता हुआ आ रहा है, और चलता हुआ, और चलता हुआ, समझ में आ रहा है क्या? तो इंटरसेक्शन और का नहीं नहीं, और का मतलब क्या होता है, सोचो यूनियन। क्या? यस लिखा होता है यस, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या होगा, यूनियन होगा, यूनियन। तो इन दोनों सॉल्यूशन का यूनियन लेना है मेरे को। यहाँ पर हुआ, ये हुआ सॉल्यूशन 1, ये हुआ सॉल्यूशन 2। तो चलो भाई इन दोनों का यूनियन ले लो भाई। तो सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का यूनियन लिया, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। तो हमारा यूनियन जब लोगे तो हमारा बनेगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के 5 माइनस रूट 29/2, ठीक है, यूनियन
तो ये आ जाएगा 5 माइनस रूट 21/2 से लेकर के 5 प्लस रूट 21/2, फिर लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा 5 प्लस रूट 29/2 से इंफिनिटी। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट कवर हुआ है, मतलब अब ये तुमको समझाने में तो टाइम लगा रहा हूँ, और मैंने जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम किया है ताकि कैलकुलेशन वाइज में थोड़ा इंटेंसिव। ठीक है, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मतलब इतना मतलब रूट इन्वॉल्व नहीं होगा, और उसमें बहुत जल्दी आंसर है, क्विक आंसर है। बट ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, कभी बार ऐसा होता है कि एग्जाम वाले मतलब जो क्वेश्चन सेट करते हैं उसमें भी ऐसा क्वेश्चन सेट कर देते हैं, तो काफी कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है, और खासकर जेई एडवांस तो खूब होता है कि ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते 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 बहुत बच्चों का दिमाग खराब होता है। तो हमें अभी से वो आदत डालनी है, हमें घबराना नहीं है। ठीक है, और हमारा कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, बस समझ में आया। अभी हमारा जो हमारा सॉल्यूशन 1, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये हमारा रिजल्ट आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ। कितने बच्चे एग्री करते हैं इससे, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, Yes, बहुत sir. बढ़िया। ओके, सर इसका यूनियन Now- लेके क्या है सर? यूनियन लेकर के ये आया ना आंसर, ये अभी आंसर अभी पूरा आया नहीं है, अभी तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हुआ है। अभी तो मैं तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हमने तो सिर्फ और सिर्फ ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो आया है, अभी तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट बाकी है भाई। राइट हैंड साइड वाला पार्ट अभी सॉल्व करना बाकी है। तो पहले मैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरा सॉल्व हो चुका है, अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे आ जाओ, चलो भाई राइट हैंड साइड पे आ जाओ। हाँ, दोबारा से देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड में हमारे पास एक इनइक्वलिटी है x² माइनस 5x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सही, देखो ध्यान से, यही इनइक्वलिटी है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या करो, इसको सॉल्व कर डालो, इसके रूट्स निकालो। तो इसका रूट क्या होगा, x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस 25 और माइनस 4 3 12 और होल डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 5 प्लस माइनस रूट 13/2। अब पॉजिटिव है तो तुमको पॉजिटिव याद होगा कि पॉजिटिव कहाँ पे होता है, आउटसाइड द रूट। अगर हमारा ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड है, कॉन्केव अपवर्ड मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ है। कॉन्केव अपवर्ड, क्वाड्रेटिक कॉन्केव अपवर्ड है, और वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होगा, तो आउटसाइड द रूट, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 5 माइनस रूट 13/2 यूनियन 5 प्लस रूट 13/2 से ऊपर। सही, हाँ जी बोलो। Yes, Am I sir. right? अच्छा, Yes, sir. अभी तो ये सॉल्व हुआ है, अब इसको भी तो सॉल्व करेंगे ना। तो अगला इनइक्वलिटी हमारा ये है, ध्यान से देखते रहो। तो अगला इनइक्वलिटी है हमारा ये x² माइनस 5x माइनस 3 का चेक कर लेते हैं, गलती नहीं होती है। x² माइनस 5x माइनस 3 लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसके पहले रूट्स निकाल लो फटाफट से। तो इसका रूट हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस 25 और इस बार प्लस हो जाएगा 25 और 12 4 से होल डिवाइड बाई 2। तो 5 25 और 12 कितना हो गया 37/2। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें तुम्हारा लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 कब होता है, जब इन बिटवीन द रूट्स होते हैं। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, 5 माइनस रूट 37/2 से लेकर के 5 प्लस रूट 37/2 तक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, Yes, sir. हाँ ध्यान से देखो, इसको मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन 3 और इसको मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन 4। तो चलो मैं पेज पलट के दिखा दूँ पीछे स्लाइड्स पे। यहाँ पे देखो, हमारा सॉल्यूशन
3 ये रहा, इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन 3 आया था, याद करो। ये इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन 1 आया था, इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन 2 आया था, इनके बीच में और चलता हुआ आ रहा था, हमने यूनियन ले लिया। आपको याद होगा सर इसके बीच में एंड क्यों लगा? बेटा, एंड इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर लेस है, लेस, और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हैं कि अगर कभी भी लेस अगर होगा, लेस, तुमको याद होगा। देखो अब ये चीज तो तुम याद कर लो, इसका सॉल्यूशन क्या लिखवाया था? मैंने बोला था कि ये स्टेप बिल्कुल नहीं भूलना है। कुछ याद आ रहा है क्या? अपना कल कल मैंने नोट शेयर किया था तुम लोगों के साथ, तो अपने नोट्स अगर तुमने नोट डाउन किया है तो एक बार चेक करके देखो कि क्या उसमें लिखा हुआ है ये चीज। हाँ जी बोलो। और अगर मान लो ग्रेटर है, ग्रेटर, तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये स्टेप अगर भूल गए तो कहाँ पे और लेना है और कहाँ पे एंड लेना है, इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे क्वेश्चन का थीम ही है ये। कुछ समझ में आया क्या? हाँ जी, आप बता दो फाइनली। देखो ये जो 2 पार्ट है ना, इसको मत भूलो, मैं बार बार रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों के साथ कि बेटा पूरे क्वेश्चन जो है, पूरा क्वेश्चन इसी के अराउंड घूमेगा। अगर आप इसी में कंफ्यूज होते रहोगे तो फिर आपसे मैं शर्त लगा लो कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर ये चीज क्लियर है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया हुआ था आपको, बहुत स्ट्रेस देके क्लियर किया था कि क्यों ऐसा होता है, और कब लगाते हैं, एंड कब लगाते हैं, ठीक है। तो प्लीज एक बार आज फिर से घर पे ही हो ऐसे तो रिवाइज करना दोबारा से। तो यहाँ पर देखो भाई, हाँ मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे सॉल्यूशन 1 आया था, सॉल्यूशन 2 आया था, इसके बीच में और चलता हुआ आ रहा था, तो और है तो हमने यूनियन ले लिया। यहाँ पे सॉल्यूशन 3, इसको सॉल्व किया सॉल्यूशन 3 आ गया, इसको सॉल्व किया सॉल्यूशन 4 आ गया। इनके बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है? क्या चलता हुआ आ रहा है? एंड चलता हुआ आ रहा है। तो एंड है तो यस, इंटरसेक्शन लेंगे अब। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे सॉल्यूशन 3 और सॉल्यूशन 4 का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन 3 और ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन 4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है मेरे को। चलो मैं लेके दिखाता हूँ। सब कुछ मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे अलग से, मेरे पास स्पेस कम है, तो ध्यान से देखो। तुम्हारे हिसाब से सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा होगा? सोच समझ के आंसर देना। मेरे पास ये नंबर है, एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। इन चारों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा? 5 minus root 37/2. सर माइनस इनफिनिटी वाला। अरे माइनस इनफिनिटी तो हम काउंट ही नहीं करेंगे ना, वो तो मुझे पहले से पता है। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आएगा भाई, जल्दी बताओ। 5 minus under root 13/2. ओके, बहुत बढ़िया। फिर किसका नंबर आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? So 5 plus under root 13/2. ठीक है, बहुत बढ़िया। और लास्ट में किसका नंबर आएगा? 5 plus root 37/2. ठीक है, चलो जी। अब मैं इंटरसेक्शन लेना सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। जो हमारा पहला सेट है, सेट 3, वो कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 5 माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक चले जाओ? 5 माइनस रूट 13/2 तक चले गए। और इसी का दूसरा ब्रांच है 5 प्लस रूट 13/2 से इन्फिनिटी चले गए। ठीक है, समझ में आया? तो ये तुम्हारा सेट, पहला सेट तो S3 कंप्लीट हो। ठीक है, अब चलो आ जाओ वापस से। अब मुझे क्या बनाना है? S4 बनाना है। तो S4 है मेरा 5, ध्यान से देखो, 5 माइनस रूट 37/2 से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ जी। यस सर। अब तुम ध्यान से, Yes. यस, अब तुम ऐसे सोचो कि जो हमारा ग्रीन वाला है और जो हमारा येलो वाला सेट है, उनमें कॉमन पार्ट कितना है? 5 तो इतना पार्ट minus कॉमन root. है, हाँ, एक तो इतना पार्ट कॉमन आया और एक इतना पार्ट कॉमन। तो इसीलिए जब इंटरसेक्शन जब लिखोगे, जब फाइनली S3 और S4 का इंटरसेक्शन लोगे, तो आंसर कितना कितना होना चाहिए? बताओ, तुम लोग बताओगे मेरे को। मैं तुम्हारे 5 बात minus को root 37/2 से लेके 5 minus root 13/2. हाँ ठीक है, 5 माइनस
5 माइनस √13/2, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यूनियन फिर यूनियन ऑफ 5 प्लस रूट 13 5 बाई प्लस 2 रूट 13/2 से लेके 5 प्लस रूट 37/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, यहाँ तक समझ में आया क्या? एम आई राइट और रॉन्ग? आई होप आपको Yes, सभी sir. बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अभी भी आंसर मेरा आया नहीं क्वेश्चन का। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने क्या किया, हमने S1 S2 का यूनियन लिया, वो यहाँ पे आ गया, ये रहा, ये तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने S3 और S4 का इंटरसेक्शन लिया, वो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रहा। अब हमें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन। तो अब तुम ध्यान से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये इन दोनों का यूनियन लेने से आंसर आ रहा है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने का मतलब है कि S3 और S4 का इंटरसेक्शन लेने से आंसर आ रहा है। बट अब तुम एक बात बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में क्या चलता हुआ? Intersection. लेफ्ट, यस, इंटरसेक्शन। एंड यस। तो फाइनली जो तुमने निकाला है ना, अब जाके आंसर आएगा। मतलब हमें क्या करना है कि हमें इस सेट का और इस सेट का, दोनों का क्या लेना है भाई? इंटरसेक्शन लेना है। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो भाई, अब आ जाओ फाइनल आंसर देखो। ठीक है, नाउ फाइनल आंसर। अब तुम ऐसे करके देखना, तुमसे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, हिट होगा। ठीक है, और तुम सोचोगे सर ये तो बहुत टाइम लग गया। ये टाइम से लगा कि मैं तुमको समझा रहा हूँ, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर तुमको ये सब चीज पता है ना, ये सब चीज, और प्रैक्टिस, तुमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से किया हुआ है, तो हार्डली 2 मिनट का टाइम दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हार्डली 2, उससे ज्यादा लग ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी हाँ, एक चीज, क्वाड्रेटिक वगैरह अच्छे से आना चाहिए, इनइक्वालिटी वगैरह अच्छे से आना चाहिए, तो उन सब पे कमांड है तो जाके कोई दिक्कत नहीं। अगर इफ यू आर लैकिंग इन इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, तो फिर तुम्हें फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलो भाई, फाइनल आंसर के लिए अब मुझे दोबारा से क्या करना है, मुझे ये जो हमारा आया था, इन सारे ही सेट का क्या करना है, मुझे इस सेट का, ये वाला सेट, ये और ये वाला सेट, इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका मतलब कि अब देखो भाई, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा होगा? चलो अब सारे नंबर को मैं काउंट करके लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, अब मेरा नंबर कुछ इस तरह से आएगा। चलो थोड़ा सा देखो, सबसे छोटा नंबर होगा 5 माइनस √37/2 होगा। फिर उसके बाद नंबर आएगा 5 माइनस √29 भी इन्वॉल्व, तुम देख सकते हो यहाँ से। हाँ, ये देखो 5 माइनस √29 भी इन्वॉल्व है, सही है। ठीक है, तो उसके बाद उसका नंबर आएगा, फिर 5 माइनस √21 भी इन्वॉल्व था, फिर उसके बाद 5 माइनस √13 भी इन्वॉल्व है। अब बस इसी को पलट, तो 5 प्लस √13/2 होगा, फिर 5 प्लस 21/2 हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या होगा, सॉरी अभी लास्ट में, फिर अगला नंबर होगा 5 प्लस √29/2 होगा, और सबसे लास्ट में आएगा किसका नंबर? 5 प्लस √37/2। सही, ओके। ये सारे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया मैंने, सारे पॉइंट्स। अब पहले मुझे इस सेट को लोकेट करना है, मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि -∞ से 5 माइनस √29/2 तक चले। तो चलो भाई चले जाते हैं। इसमें 3 ब्रांचेज है, तो इसने बोला कि इस सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होगा। देखो -∞ से कहां तक गया है? 5 माइनस √29/2 तक गया। फिर इसी का दूसरा ब्रांच है, वो कह रहा है कि 5 माइनस √21/2 से लेकर के 5 प्लस √21/2 तक चले जाओ। और इसी का लास्ट ब्रांच क्या कह रहा है? लास्ट ब्रांच कह रहा है कि 5 प्लस √29/2 से नीचे चले जाओ। ठीक है, इंटरसेक्शन लेना भी थोड़ा सा, ये मैंने रैंडमली अपने मन से क्वेश्चन लिया था और बढ़िया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब दूसरा इसको रिप्रेजेंट करो, इसको। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है कि 5 माइनस √37/2 से लेकर के 5 माइनस √13/2 तक चले जाओ। इसका एक ब्रांच है।
5 माइनस √37/2 से लेकर के 5 माइनस √13/2 तक चले जाओ। हाँ, फिर 5 प्लस √13/2 से लेकर के 5 प्लस √13/2 से लेकर के कहां तक चले जाओ? 5 प्लस √37/2 तक चले। सही? हाँ जी बच्चों बताओ, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अब तुम मुझे बताओ, लास्ट स्टेप हमारा आ गया, अब फाइनली आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ कि ब्लू वाले में और ग्रीन वाले में कितना कितना पार्ट कॉमन आ रहा है। तो एक तो ये पार्ट कॉमन, 5 माइनस, हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पार्ट कॉमन आ रहा है एंड देन ये वाला। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो ये हो जाएगा भाई, देखो 5 माइनस √37/2, 5 माइनस √29/2 तक हो जाएगा। ठीक है, है। फिर हो जाएगा 5 माइनस √21/2 से लेकर के 5 माइनस √13/2 तक हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस √13/2 से लेकर के 5 प्लस √21/2 तक हो जाएगा। और एक और बच जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस √29/2 से लेकर के 5 प्लस √37। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ इस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन जहां से स्टार्ट किया? ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, अब बताओ, फाइनली बताओ मेरे को, क्लियर कट बताओ, कितने बच्चों को समझ में आया? यस सर, आया समझ। सर आ गया आगे? समझ। ओके, तो मेरे हिसाब से अब तुम लोग मॉडुलस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर डालोगे। अब मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम लोग। ठीक है, तो मॉडुलस में थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को डील करना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है। बाकी बाकी और भी क्वेश्चन जो है, वो भी जो भी आपका डाउट होता है वो आप पोस्ट करके पूछ सकते हो। जैसे लगता है कि और भी वैरायटी वाले क्वेश्चन, वैसे तो बुक्स वगैरह बहुत वैरायटी की होती है। ठीक है, तो आप आपको बुकलेट वगैरह में होगा, प्रोवाइडेड होगा, तो या फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह, कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह होगा, तो वहाँ पे आपको मॉडुलस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप पोस्ट कर सकते हो, तो वो मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, खैर एनीवेज, तो ये आपको समझ में आया मॉडुलस के बारे में, पूरी कहानी, पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, आप देखो आगे बढ़ते हैं। तो मॉडुलस के बाद जो मेरा अगला टाइप ऑफ फंक्शन है वो है, स्क्वायर रूट पे बता नहीं आऊंगा, थोड़ा सा पहले चलो एक और चीज पढ़ लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अगला कैटेगरी है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पे चलेंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद फिर सिग्नम फंक्शन आएगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, फिर आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा। लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन, ये सब सारे टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, आप देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, तो बच्चों क्या लगता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो बस ऐसे होता है, y बराबर f ऑफ x बराबर e की पावर x, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ के आए होते। बट ऐसा नहीं, मैथ्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो हम डिफाइन करते हैं वो ऐसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x, और a जो होता है वो रियल पॉजिटिव होना चाहिए, और रियल पॉजिटिव में 1 नहीं ले सकते, ये कंडीशन होगी। अब तुम ऐसे सोचो, 1 क्यों नहीं ले सकते? 1 इसलिए नहीं लेंगे तो अगर 1 के पावर में कुछ भी रखो, जैसे 2 रखा, 1/2 रखा, 1 के पावर में 1/4 रखा, सबका वैल्यू कितना आएगा? 1 बन जाएगा, तो y बराबर 1 बनता रहेगा, तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया। तो कांस्टेंट फंक्शन तो हम पढ़ नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया कि y बराबर f ऑफ x बराबर a की पावर x, तो बेस कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जो बेस है ये कांस्टेंट होना चाहिए, और ये वेरिएबल हो, ऊपर वाला जो पावर होगा वेरिएबल हो। ठीक है, सर और उसमें भी बेस में पॉजिटिव भी में हम जीरो ले सकते हैं? क्या? रियल पॉजिटिव में हम जीरो ले सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो इज, कल भी बताया था आप लोगों को, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव ओके
हाँ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो जीरो में कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, मतलब जीरो को हम पॉजिटिव कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें जीरो नहीं आएगा तो तुम ऐसे लिख सकते हो इसको। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है, इसको वैसे भी लिखते हैं। ए बिलोंग्स टू, जीरो से इंफिनिटी लेंगे, जीरो को इंक्लूड नहीं किया, ध्यान से देखो, ओपन ब्रैकेट कर दिया और उसमें से वन को बाहर कर दिया, ये भी लिखने का तरीका है। अच्छा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू जीरो से वन और टेन वन से इंफिनिटी, ये भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये सब सारी बातें सिमिलर काइंड का मतलब कोई नहीं। मतलब तुम ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, सब एक ही। हाँ जी बताओ, कोई डाउट तो नहीं किसी को? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिक टेक्निक समझ में आया क्या? सर एक और Yes, बार sir. बताइए थोड़ा सा। अच्छा क्या बता दूं, ये वाला पार्ट बता दूं कि ये वाला? देखो भाई, मैं फिर से बताया था, एक्सप्लेन कर दूं। देखो, मेरे कहने का पर्पस क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। ठीक है, उसमें जो बेस होता है, जो बेस है, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो बेस जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब रियल पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव नंबर का डिफाइनिंग नहीं होगा। जैसे मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया कि y बराबर -1/2 की पावर x, और मेरे से पूछा कि सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, तो मैं बोलूंगा ऐसा लिखना ही गलत है। मैथ्स में फंक्शन की अगर बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर स्पेसिफिक बात करते हैं, उसमें बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और ना ही वो जीरो के बराबर हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब y बराबर किसी ने लिख दिया जीरो, फिर ऐसे लिख दिया, तो ये भी गड़बड़ है। दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया कि ए हमारा रियल पॉजिटिव होना चाहिए और रियल पॉजिटिव में से वन को निकाल दो बाहर। अब देखो, रियल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? रियल पॉजिटिव का मतलब हुआ जो नंबर जीरो से आगे है, जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब हमने तुमको विजुअलाइज करके दिखा दो, ये रहा जीरो, जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। जीरो से आगे दुनिया का जो भी नंबर होगा वो सबका सब पॉजिटिव नंबर कहलाता है। ठीक है, अगर कोई मेरे से पूछेगा सर 0.001 ये कैसा नंबर है, तो बोलूंगा पॉजिटिव नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जीरो से जैसे ही आगे बढ़ जाए तो सबका सब पॉजिटिव होगा। दैट्स वाई हमने बोला जीरो से आगे बढ़ना है मेरे को। लेकिन यहाँ पर ठहरो, यहाँ पर एक जगह और प्रॉब्लम, क्या? वन पे, वन को भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? वन को इंक्लूड नहीं क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर वन को इंक्लूड कर लिया तो क्या दिक्कत होगा? वन की पावर एक्स इस टाइप का फंक्शन बनेगा, और वन के पावर में कुछ भी रखो तो वन ही रहेगा, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया है। तो y बराबर वन जो होगा दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन अलग चीज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलग चीज है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जीरो, तो हुआ क्या कि जीरो से लेकर के आगे बढ़ना है लेकिन वन को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर रियल पॉजिटिव -1 लिया। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन है। पहले बताओ इतना समझ में आया क्या? यहाँ तक के रहे? हाँ जी बता दो भाई। यस सर, समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें तुम एक चीज और, ठीक है बहुत बढ़िया, इसमें एक चीज और देखो। हाँ, इसके बाद मैंने क्या बताया कि रियल पॉजिटिव -1 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। रियल पॉजिटिव का मतलब है कि जीरो से इन्फिनिटी तक चलेगा, जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो जीरो से इन्फिनिटी में वन भी आ रहा है, तो वन को बाहर कर दो। मतलब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और अगर किसी का मन है ऐसे लिखना वो भी चलेगा, किसी का मन है ऐसे लिखने में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बच्चा ऐसे लिख देता है तो भी चलेगा, जीरो से वन यूनियन वन से। तो ये तीनों का मतलब से वही चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आई होप अब समझ में आ गया होगा पूरा पूरा। अब फाइनली चलो हमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। मेरा डिसाइडिंग फैक्टर ये है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करने से पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसा फंक्शन जो इस तरह के फॉर्मेट में होता है,
a की पावर x where a belongs to रियल पॉजिटिव एक्सेप्ट 1। तो समझ जाना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यस ठीक सर। है, अभी तुमको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाया था कि हम 0 को नहीं ले सकते, यहाँ पे ओपन सर्कल लगेगा, और 1 को भी नहीं ले सकते। यानी कि ए हमारा जो है, ए हमारा दो तरीके से ब्रेक होगा। एक बार जब मेरा ए जो है वो 0 और 1 के बीच में आ जाए, और एक बार 1 से आगे आ जाए। मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यही है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं दो केसेस में डिफाइन कर सकता हूँ। केस 1, पहला केस होगा कि अगर मेरा ए जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करने लगे। समझ में आ रहा है क्या? अगर मेरा ए जो है मतलब बेस वो 0 और 1 के बीच में लाई करे, तो उस केस में तुम्हारा फंक्शन ऐसे बनेगा y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो लेट्स से 1/2, ये सब का सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1/3, 1/4, these all are exponential functions। ठीक है, इस बार देखो कि a, इस बार हमारा जो a है मतलब जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अच्छा, तुम लोग को ये पता हो ना कि e एक नंबर होता है, तो क्या बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट होता है, पता है तुम्हें? नो सर। ऐसा ये नहीं पढ़ा है हुआ है तुम लोगों ने? नो नेपियर्स सर, अभी कांस्टेंट। तो आया ही नहीं है। अच्छा, तुम लोग कौन से क्लास में, 11th में कि 12th में? सर 12th में। अच्छा, तो 11th में जहाँ पे लॉगरिथम चैप्टर हुआ होगा वहाँ पे तुमको ये चीज बताया गया होगा कि नेपियर्स कांस्टेंट होता है। जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ln e होता है, ln x होता है, ऐसा कुछ पता है क्या? ln x का मतलब क्या होता है? नो लॉग का सर। बेस सर e। log of x का log base base e। हाँ, तो e जो होता है वो तुमने पढ़ा हुआ है ना, e का मतलब होता है, e एक नंबर होता है बेसिकली, जिसका वैल्यू होता है 2.71, 2.71, और ये चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। yes sir। जैसे जैसे पाई का वैल्यू होता है 3.14, 3.14, और ये चलता रहेगा। अच्छा, ये दोनों ही जो नंबर्स होते हैं, दीज ऑल नंबर्स आर, किस टाइप का नंबर है? ये रैशनल है कि इरेशनल है? ये सोच के बताओ। इरेशनल। irrational। हाँ, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका जो पॉइंट के बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होता है, इसीलिए दैट्स व्हाई इरेशनल होता है। ठीक है, हाँ, तो इरेशनल सबसे बड़ी बात तो ये दोनों नंबर, ई हो गया वो भी इरेशनल नंबर होता है, पाई हो गया वो भी इरेशनल नंबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया 1/e, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 1/e की पावर x जो होगा वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लेकिन वो इस केस में कवर होता है। क्यों? क्योंकि 1 को हम 1 से ग्रेटर वाले क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो पूरा नंबर होगा वो 1 से तो छोटा ही आएगा, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। अगर तुमने यहाँ पर e का वैल्यू 2.71 उठा के रखा, तो 1/2.71 0 और 1 के बीच में तो लाई करेगा। ठीक है, समझ में आएगा? हाँ, तो इस वाले केस में क्या हुआ, तो अब ग्राफ भी बता देता हूँ, ग्राफ कैसा बनता है इसका। इसका ग्राफ बनता है एक्स, ये हो गया y, ये हो गया x। ठीक है, ध्यान से देखो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर उसका बेस अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, और ग्राफ याद कर लिया अच्छे से, ये y को कट करेगा 0,1 पे कट करेगा। ठीक है, वो भी तुम ऐसे देख सकते हो, जैसे मान लो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लेट्स से मैंने ये फंक्शन कंसीडर किया y बराबर 1/2 की पावर x। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि y को कहाँ पे कट करेगा, मतलब कोई भी ग्राफ है y एक्सिस को जहां भी कट कर रहा हो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहा होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो बेस में कोई नंबर है, मान लो a नंबर है, और उसके पावर में 0 लगा दिया, तो y का वैल्यू हमेशा कितना होगा? 1। हाँ, दैट्स व्हाई आंसर विल बी 0,1। यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो y को कहाँ पे कट कर रहा होगा, वो कट कर रहा होगा 0,1 पे। 0,1 पे। ठीक है, दूसरा इसमें समझने वाला पॉइंट क्या है, इसका समझने वाला पॉइंट है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैं एरो मार्क ऐसे बनाऊं, समझ जा रहा है कि डिक्रीजिंग फंक्शन।
अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे समझ में आता है, उसको देखने का तरीका क्या होता है। देखो भाई, अगर मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ चलूंगा, ध्यान रखें इस बात का, ग्राफ से अगर मुझे चेक करना हो तो क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना है मेरे को। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने पर अगर मैं ग्राफ पे चलूंगा और ग्राफ पे चलने पर अगर वाई का वैल्यू लगातार घटता जा रहा है, दिख रहा है तुमको? अगर मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करूंगा, मतलब यहां से मैं चलना स्टार्ट करूंगा और पॉजिटिव एक्स की तरफ जाऊंगा, तो वाई का वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, ग्राफ पे घट रहा है। अगर y का वैल्यू पॉजिटिव x में बढ़ने पर y का वैल्यू लगातार घटता जाए तो समझ जाना कि वो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। दैट्स व्हाई अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये वाला केस है, कौन सा केस, जिसमें बेस हमारा 0 और 1 के बीच लाई करे, तो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमेशा डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। समझ में आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, दूसरा पॉइंट है इसमें, डोमेन क्या होगा, डोमेन थोड़ा बहुत डोमेन का आइडिया होगा तो देखो, डोमेन का मतलब होता है कि, चलो थोड़ा सा इसको बताया जाए, ग्राफ से कैसे देखो। देखो, जैसे मान लो तुमको कोई ग्राफ दे दिया, ये हमारा y है, अभी मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये मुझे ग्राफ दे दिया और ग्राफ देकर वो चुप हो गए। अब उसने क्वेश्चन पूछा कि डोमेन क्या होगा इस फंक्शन में, और दूसरा मुझे एक चीज और बताना है, हाँ, रेंज, रेंज क्या होगा। तो देखो होता क्या है कि डोमेन बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं, ग्राफिकली। डोमेन इज द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ वाई एक्सिस। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैंने क्या किया, यहाँ से मुझे L2 का प्रोजेक्शन चाहिए L1 पे, तो मैं क्या करूंगा, L1 के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, L2 के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, और उसके बाद ये जो आया, तो ये A पॉइंट आया, ये B पॉइंट आया, इस A और B को मिला दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ये जो ए बी आया, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ L2 ऑन L1। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर देखो, तो मेरे कहने का पर्पस क्या था यहाँ पे, अब तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब कभी भी तुमको ग्राफ दे दिया जाए, तुमको रटने की जरूरत ही नहीं। ग्राफ अगर तुमको समझ में आ गया है, ग्राफ से डोमेन रेंज कैसे देखना है, तो अभी देखो ग्राफ में क्या सिखाया, डोमेन का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। मतलब ये जो ग्राफ तुमको दिख रहा है, ये ग्राफ का प्रोजेक्शन क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये जो मेरा ग्राफ है ये यहाँ पे रुका नहीं है। अगर मान लो ग्राफ को रोकना होता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक डार्क सर्कल बनाता यहाँ पे, ऐसे बना। लेकिन अगर मान लो डार्क सर्कल नहीं बना है तो समझ जाना कि वो ग्राफ रुका नहीं है। रुका नहीं तो मतलब कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। और इंफिनिटी तक। यस। अब तुम सोचो कि ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा है इंफिनिटी, तो ये काफी दूर गया, मान लो यहाँ पे चला गया। अब इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे एक्स पे, वो क्या मिलेगा मेरे एक्स एक्सिस पे, माइनस इन्फिनिटी। बहुत बहुत बढ़िया, हाँ, माइनस। हाँ ठीक है, समझ में आया क्या? चलो अच्छा, बहुत बढ़िया जी, आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर मिल गया। अच्छा, फिर दोबारा से अगर मान लो ये ग्राफ ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर, मान लो यहाँ पे प्लस इंफिनिटी है, तो प्लस इसका प्रोजेक्शन जो होगा एक्स पे क्या मिलेगा मेरे को, एक्स एक्सिस पे प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब कि इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी टू इंफिनिटी। बस हो गया, एज सिंपल एज दैट। यानी कि तुमको क्या समझ में आया? अब देखो, अगर तुमको ये सब चीज पता है कि डोमेन रेंज कैसे देखते हैं ग्राफ से, अगर तुमको सारी चीजें क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि तुमको डोमेन रेंज याद रखने की जरूरत नहीं है। तुमने ग्राफ बनाया फटाफट से। हाँ बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो?
एक डोमेन होता है, एक सह डोमेन होता है शायद सर। कोडोमेन बोलते हैं उसको, कोडोमेन। कोर डोमेन। हाँ, कोडोमेन अलग चीज है। मैं तो, वो अलग चीज है, वो अलग कहानी है। ठीक है, जैसे मान लो एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो कि मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है ऐसे, ए से बी, तो नॉन एम्प्टी सेट है। जैसे अब तुम्हें पूछ लिया तो इसलिए बता रहा हूँ, अदर यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड। मान लो कि ए एक एलिमेंट है, मतलब सॉरी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, और ये दूसरा सेट है बी, और मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है ए से बी। तो मान लो इसके एलिमेंट है x1, x2, x3, x4। फंक्शन एक रूल होता है जिसके जो ए के एलिमेंट को बी से बाइंड करता है। मतलब जैसे मान लो कि तुम ऐसे सोचो कि मेरा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने नंबर लिया -1 लिया, फिर 0 लिया, फिर 1 लिया। तो यहाँ पर एक रूल होगा, तो यहाँ पर जो रूल आएगा वो कैसा होगा, -1 का स्क्वायर अपने आप ही क्या दे देगा, 1 दे देगा। 1 का स्क्वायर भी 1 ही देगा, और 0 का स्क्वायर क्या दे देगा मेरे को, 0 दे देगा। तो फंक्शन एक बेसिकली रूल होता है जो ए और बी के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करता है। समझ आ रहा है क्या? तो यहाँ पर जो रिलेशन है, यहाँ पर जो रूल है वो कौन सा रूल है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो यहाँ पर भी कोई रूल होगा, मुझे नहीं पता कौन सा रूल है, उसको मैं एफ बोल देता हूँ। तो मान लिया कि x1 का जो रिलेशन है, मतलब x1 इससे रिलेट हो गया, मैप हो गया, मैपिंग बेसिकली बोलते हैं, y1 से मैप हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें जो b में एलिमेंट है वो है y1, y2, y3, y4, y5, y6। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या, x1 रिलेट हो गया इससे y1 से, x2 भी रिलेट हो गया y1 से, फिर x3 रिलेट हो गया y2 से, और x4 रिलेट हो गया y3 से। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ये कोई एक टाइप का फंक्शन मुझे दिया, मतलब एक ऐसा रूल है जो ए के कुछ एक नॉन एम्प्टी सेट है और बी भी नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों में से ए के एलिमेंट को मैप कर रहा है, ए के एलिमेंट को रिलेट कर रहा है बी के एलिमेंट से, कुछ इस तरह से रिलेशन आ रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि ये जो सारे एलिमेंट थे यहाँ पे x1, x2, x3, ये सबका रिलेशन मिल गया मेरे को, मतलब सब एक दूसरे से मैच कर गया। तो x1, x2 y1 से मैच कर गया, x3 y2 से मैच कर गया, x4 y3 से मैच कर गया। बट इन 3 एलिमेंट का क्या हुआ, ये तो छूट गया, ये 3 एलिमेंट किसी से मैप नहीं। तो इसमें क्या होगा कि अगर मेरे से कोई पूछे कि सर इस फंक्शन का कोड डोमेन क्या होगा, वाई, तो कोड डोमेन, हाँ तो कोड डोमेन हो जाएगा y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। ये उसका कोड डोमेन हो गया। और अगर कोई बच्चा मेरे से पूछेगा सर इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा ये जो एलिमेंट मैप हुआ था, जो यूज y1, हुआ, y2, ये रेंज होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि रेंज हमेशा प्रॉपर सबसेट होगा किसका, कोड डोमेन, अगर फंक्शन है तो। बस यही अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं उस डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो सब तो 1 मैनी 1 वो सब सारी बात बहुत बहुत ही है, तो वो अभी तुम मत जाओ, अभी तो तुम इस पर फोकस करो कि डोमेन समझ में आया। यस सर, ठीक, डोमेन ग्राफ से कैसे देखते हैं वो समझ में आ गया। यस सर। ठीक, अब रही बात रेंज की बात करते हैं। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो, अब तुम लोग मुझे बताओ रेंज क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। थोड़ा सा अभी डेफिनेशन मैंने सामने लिख दिया हुआ है, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। रेंज का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे आप देखोगे। डोमेन के लिए हमेशा कहाँ देखोगे, एक्स एक्सिस पे, और रेंज के लिए कहाँ पे देखोगे, रेंज के लिए देखोगे वाई एक्सिस। ठीक है, आप तुम सोचो कि प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए वाई पे। सर 0 टू इंफिनिट। हाँ, अब 0 क्यों हुआ देखो भाई, अच्छा 0 पे क्या लगाओ, क्लोज या ओपन, ये भी बताने वाली बात है। अच्छा तुमने बोला कि 0 से इन्फिनिटी लगा दो, तो इन्फिनिटी तो खैर एनीवेज ओपन क्यों आएगा भाई, यहाँ रीजन बताओ, रीजन। सर जो सर वो लाइन जा रहा है सर, वो एक्स एक्सिस पे वो कट नहीं हो रहा है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, और यहाँ पे 0 पे ओपन है। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ देखो, ये जो ग्राफ है
ये इसको अप्रोच करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, लेकिन कभी एक्स को टच नहीं करेगा। तो मान लिया कि जब टच ही नहीं कर रहा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोजेक्शन आएगा वो यहाँ पे आके करेगा, यहाँ पे जीरो वाले पॉइंट पे। बट अगर ये टच ही नहीं कर रहा तो जीरो को हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते। अगर मान लो यहाँ पे टच कर जाता है, यहाँ पे टच कर जाता है, यहाँ पे ये दोनों टच कर जाता है, तो फिर तो जीरो को इंक्लूड कर लेते। बट ये जो ग्राफ है वो कभी एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगा, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कम होता रहेगा और वो कभी टच नहीं करेगा। तो टच नहीं करेगा तो इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ये जीरो वाला पॉइंट जो है वो मुझे कभी आइडियली ऑब्टेन नहीं होगा, दैट इज नॉट ऑब्टेन। इसलिए हमने जीरो पे क्या लगा दिया, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये ग्राफ ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे। तो ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, वाई पे, वाई पे आएगा इन्फिनिटी। इसलिए जीरो से लेकर के इन्फिनिटी पूरा कवर, दैट्स व्हाई रेंज विल बी जीरो से इन्फिनिटी। समझ आया क्या? हाँ जी, अब बताओ फाइनली क्लियर हुआ? यस सर, समझ गया। ठीक। तो यहाँ पर तुमने क्या सीखा कि अगर हमारा बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में अगर है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा, उसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, ठीक है, और रेंज हो जाएगा 0 से इनफिनिटी। सही, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब कि हमें ये पहला केस मेरा कंप्लीट हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला केस, केस 2। हमने दो केस में ब्रेक किया है, क्यों? एक बार हमारा 0 से 1 के बीच में, मतलब एक तो ये इंटरवल ले रहे हैं ज्यादा, और हाँ एक 1 से आ गया। तो केस 2 पे आ जाओ फटाफट से। चलो जी आगे देखो। हाँ, केस 2 में क्या होगा, अगर मेरा बेस जो है वो 1 से ग्रेटर होगा, सही है, अगर मेरा बेस जो है वो 1 से ग्रेटर होगा, सही है, तो इस बार जो फंक्शन आएगा वो इस तरह का फंक्शन दिखाई देगा, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर 2 की पावर x हो गया, 3 की पावर x हो गया, 4 की पावर x हो गया, एंड सो ऑन। अब इसमें चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर x भी लिख सकते हो। तो अभी तुमको कुछ देर पहले बताया था कि e का वैल्यू होता है 2.71 एंड सो ऑन। यस यानी कि ये जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है तो उसका बेस में रख दिया, तो e की पावर x जो होगा। तो बच्चों क्या लगता है कि e की पावर x जो है वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? ऐसा नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 1/2 की पावर भी x होता है, 1/3 की पावर x भी होता है, वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फिर सेम लॉजिक से 2 की पावर x जो है वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 3 की पावर x है वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो बच्चा बोलेगा सर पाई की पावर x, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पाई बेस अब अगेन यहाँ पे 3.14 हो जाएगा, वो 1 से ग्रेटर है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है, दोनों बातें याद रखो कि y हो गया कि x हो गया। इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें ग्राफ ऐसे आ रहा था, ऐसे मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ था, इसमें जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा ऐसे। और अगेन ये उसी पॉइंट पे कट करे, 0,1 पे कट करे। अच्छा, मैं इसको इंक्रीजिंग ग्राफ क्यों बोल रहा हूँ? इंक्रीजिंग को चेक करने का तरीका ग्राफ से देखे कैसे सिखाया अभी कुछ देर पहले, कि अगर मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव हाँ, करूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मेरा y का वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर मेरा y का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है तो समझ जाओ कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। अगर हमारा यहाँ पे ध्यान से समझो इस बात को, अगर तो हमारा, क्योंकि ये चीज आगे चल के यूज होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है इसमें और बच्चे गलती करते हैं। अगर हमारा बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ है, याद रहेगा। अगर हमारा बेस 1 से आगे चला गया तो ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाता है। ठीक है, अच्छा बाकी ग्राफ तो वही है, फंक्शन वही है, तो डोमेन रेंज तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डोमेन तो वही रहेगा ऑल रियल नंबर, और रेंज हो जाएगा वही 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आया क्या? कोई डाउट है तो बता दो। हाँ जी बोलो। किसी को कुछ पूछना है सर ये तो मुझे ग्राफ बता दो याद ही प्लीज। रखना पड़ेगा? क्या रखना पड़ेगा?
सर ये दोनों ग्राफ याद करना पड़ेगा, 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी के वाले का। बिल्कुल याद करोगे। देखो, अगर तुमको कैलकुलस में एक्सेल करना है, मैं पहले ही बताया था, तो ग्राफ अच्छे से रट्टा लगा लो। अब सर करवा रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि सर कौन कौन से ग्राफ बता दिए, बट मेरा जो पहला चैप्टर होता है फंक्शन चैप्टर, तो मैं फंक्शन चैप्टर में सबसे पहले ग्राफ ही डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला मेरा काम वही होता है, बच्चों के साथ में सबसे पहले ग्राफ ही डिस्कस करता हूँ। उस ग्राफ में करीब 20-25 ग्राफ बताता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्स की पावर एन, सारे टाइप के फंक्शन, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, सब ग्राफ डिस्कस करता हूँ। साइन, कॉस, टेन, ट्रिगोनोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल, सब ग्राफ डिस्कस करता हूँ विथ डोमेन एंड रेंज एज वेल। तो ये जो 20-25 ग्राफ जो हमारे पास होते हैं, तो ये 20-25 ग्राफ अगर तुमको याद है अच्छे से, मतलब बिल्कुल बाय हार्ट, कि ग्राफ में कंफ्यूजन नहीं है, तुमको उसका डोमेन रेंज अच्छे से पता है, तो तुम्हारा लाइफ बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलस में पास। और ग्राफ नहीं याद करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, अब सर ने करवा दिया होगा मे भी, अगर इवन इफ नहीं करवाया हो सर को आप लोग बोल देना, वो करवा देंगे सारे ग्राफ्स जो भी है, ठीक है। बट अभी थोड़ा टाइम भी, अभी ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये आपको बाई डिफॉल्ट याद रखना, इसका साथ में डोमेन और रेंज जरूर याद रखो, और साथ में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुमको क्या दिया है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तुम बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों से, जैसे मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मैंने बोला कि सॉल्व 1/2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/60। ठीक है, क्या होना चाहिए आंसर तुम्हारे हिसाब से? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आंसर मुझे बता जल्दी है। फोर आएगा सर। बेटा सिर्फ 4 थोड़े आएगा, क्योंकि इनइक्वलिटी है इनके। तो इनइक्वलिटी में हमेशा आंसर जो है वो होता है एक इंटरवल में होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर, और इंटरवल में या तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, तो मुझे पूरा आंसर चाहिए। देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता तो 4 हमारा आंसर तब होता, अगर मान लो मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता 1/2 की पावर x बराबर 1/16, तुम क्या करते? सो ऐसे लिखते 1/2 की पावर x बराबर 1/2 की पावर 4, तो दोनों साइड पे बेस बेस सेम है, तो यहाँ से x बराबर 4 हो जाएगा। तो ये तो इक्वलिटी के लिए सही है ये बात, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? इनइक्वलिटी। तो यहाँ पर मैं तो क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ 1/2 की पावर x ग्रेटर देन 1/16, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो तो एक इंटरवल की फॉर्म में होना चाहिए। तो इंटरवल का आंसर क्या होगा? और फिर बच्चा बताना चाहिए। हाँ जी बोलो। सर माइनस इन्फिनिटी से 4 तक। माइनस इन्फिनिटी से 4 क्यों हुआ भाई? एक्सप्लेन कर दो उसको, माइनस सर इन्फिनिटी से 4 क्यों हुआ? सर कोई भी नंबर हाँ, रखेंगे तो सर 1/16 से तो बड़ा ही आएगा। ओके, मतलब -1/2 से 2 की पावर x है। अब देखो तुमने सॉल्व कैसे किया इसको। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लो कि 1/2 की पावर x है और ग्रेटर देन, थोड़ा चीजों को समझते हैं, ये मैंने जानबूझ के सिंपल रखा है समझाने के पर्पज से। इसको मैंने 1/16 को क्या लिख दिया? 1/2 की पावर 4 लिख दिया। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से देखा कि दोनों का बेस सेम है, तो बेस हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। हमारा आंसर ये होना चाहिए x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। ठीक है, जनरली बच्चों का आंसर ये होना चाहिए, बट ये गलत आंसर है। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ माइनस क्योंकि, इन्फिनिटी से। क्या कह रहे हो? नो सर, मैं कहता माइनस इन्फिनिटी से 4 तक। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो क्यों हुआ उसके पीछे कारण देखो। जो मैंने ग्राफ बनाया ना उसके हिसाब से भी तुमको समझ में आएगा। देखो
एक्चुअल में यहाँ पे जो दिक्कत होती है वो ये दिक्कत होती है, चीजों को समझो। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है 1/2 की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2 की पावर 4, यानी कि 1/16, ये क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब तुम यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे फोकस करो। क्वेश्चन में ये की बना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में। तो मुझे पहले से बात पता है कि फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो होता क्या है कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, ध्यान से सुनना इस बात, मान लो कि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, लेट्स से मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दुनिया का कोई फंक्शन होगा जो कि डिक्रीज है। तो होता क्या है यहाँ पे कि मान लिया कि ये वैल्यू मेरा x1, ये मेरा कोई फंक्शन है y बराबर f(x), ठीक है, उसका ग्राफ मैंने बना दिया, x1 है यहाँ पे और ये मेरा वैल्यू है x, सही है, ये सारी बातें याद रखनी। तो अगर x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखोगे y पर, तो y पर वैल्यू होगा f(x1), इस x की ऊपर जाकर रख दो, उससे y बना जाएगा। फिर इस x की जगह पर रख दो जाकर के x2 रख दो, उससे मुझे f(x2) मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हुआ क्या, देखो ध्यान से, मेरा x1 जो है वो x2 से छोटा है, क्योंकि जितना हम ओरिजिन से आगे जाएंगे उतना वैल्यू बढ़ता रहेगा। तो x1 हमारा x2 से छोटा है, लेकिन फंक्शन डिक्रीजिंग था, तो f(x1), f(x2), फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। बताओ भाई, लॉजिकली खुद से सोचो ना कि x1 फंक्शन डिक्रीजिंग था, तो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ही ज्यादा वैल्यू मिलेगा ना मेरे को, और जो ज्यादा आगे है वो थोड़ा कम वैल्यू देगा y पर। यस सर, समझ गया। समझ में आया क्या? तो ये दोनों बातें सही है। मतलब पहला तो हम यहां से यहां तक है, x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाई f(x1) ग्रेटर देन f(x2), अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये दोनों बातें ट्रू है। मतलब एक तो ये वाला सिनेरियो हुआ, दूसरा मेरे को किसी ने ये बता दिया कि फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है और f(α) ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f(β) है। तो जब मैं दोनों साइड से फंक्शन मतलब f को हटाऊंगा यहाँ से, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, अल्फा यहाँ पे साइन को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। दोनों बातें सही है, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। मतलब इनइक्वलिटी का साइन, मतलब तुम यहां से यहां जाओ या फिर यहां से यहां जाओ, दोनों बातें सही। तो कहीं पर अगर f(α) ग्रेटर देन f(β) लिखा है, लेकिन मुझे पहले से पता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों साइड से f हटाने पर मेरा इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा। क्या रहेगा? ओके। अच्छा, इंक्रीजिंग में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो इंक्रीजिंग है, अब मैं दूसरा ग्राफ बनाया, y बराबर f(x) है। इस बार मेरा फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये हो गया x1 और ये हो गया x2। तो इस बार देखो x1 पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कम नहीं आ रहा है, f(x1) कम वैल्यू आया और f(x2) थोड़ा ज्यादा वैल्यू आ जाएगा इस बार। इस बार क्या हुआ, इस बार तुम ध्यान से देखो कि मेरा x1 छोटा है x2 से। मेरा फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो x1 छोटा है x2 से, तो दिस इंप्लाई f(x1) जो होगा वो भी छोटा ही रहेगा किससे, f(x2) से। इस बार इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। और दूसरा केस, अगर मान लो फंक्शन ऐसे है f(α) लेस देन f(β) और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो दिस इंप्लाई मैं f हटाऊंगा दोनों साइड से, तो यहाँ पर इनइक्वलिटी को साइन को चेंज नहीं करेंगे। अगर लेस है तो लेस ही रखेंगे, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रखेंगे। समझ आया? दो ये केस तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इतना मैंने एक्सप्लेन क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ, सारी बातें हमें समझ में आना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये था 1/2 की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2 की पावर 4।
ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बेस जो है, बेस पे फोकस करो। बेस मेरा 0 से 1 के बीच में, और अगर 0 से 1 के बीच में है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो कैसा ग्राफ देता है, वो डिक्रीजिंग ग्राफ देता है। ये देखो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो दोनों साइड से अगर मैं ये हटाता हूं, ये 1/2 को हटाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस इनइक्वलिटी के साइन को क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। हाँ जी बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो अब जब फ्लिप कर दिया तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 4। ये हमारा आंसर होगा, इसीलिए आंसर हुआ -∞ से लेकर 4। तो यहाँ पे जो तुमने, जैसे मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, इसमें तुमको समझ में आ गया। आ गया सर, आ गया समझ में। हाँ, अगर अगर हमने -∞ से लेकर के 4 तक अगर है हमारे पास, ठीक है, -∞ से लेकर के 4 तक है, सॉरी, अगर हमारा x जो है लेस देन इक्वल्स टू 4 है तो उसका मतलब -∞ से 4 हो जाएगा। एक्चुअल में हुआ क्या कि तुमने अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लिया कि सर -∞ से 4 तक, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगा, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमें ये पूरा ये सिनेरियो पता होना चाहिए। कौन सा सिनेरियो, ये वाला जो एक्सप्लेन किया ना, ये वाला, कि डिक्रीजिंग के केस में हमारा इनइक्वलिटी के साइन को चेंज करना होता है, और इंक्रीजिंग के केस में हमारा साइन जो है वो क्या होना पड़ता है, कोई फर्क नहीं, साइन में कोई, जैसे मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो दोबारा से एक और क्वेश्चन उसी लाइन पर। अगर मान लो 2 की पावर x मुझे ग्रेटर देन दिया होता 60, तो मान लो मैं सॉल्व कैसे करता, 2 की पावर x ग्रेटर देन 2 की पावर 4। अब यहाँ पर बेस मेरा कैसा है, बेस मेरा इस बार 1 से ग्रेटर है। हाँ, अगर 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग अगर है तो वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4। इस बार आंसर क्या हो जाएगा, 4 से इंफिनिटी। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने बच्चों को क्लियर है ये चीज। यस सर मुझे। हाँ जी बोलो, और कोई बच्चे को कुछ पूछना है किसी को अभी तक इस जगह पे, फिर ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे डिफाइन होता है, उसमें अगर कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बोलो, कुछ पूछना है किसी को। नो सर। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हो गई। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, अब मैं लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करता हूँ। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, अभी क्वेश्चन भी बाद में देखेंगे, पहले तो सीखते हैं पहले इसको। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो क्या होता है पहले डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर, डिफाइन हम ऐसे करते हैं log a और ये x, ठीक है, ऐसे डिफाइन होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो a है दिस इज कॉल्ड बेस, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है दिस दैट इज कॉल्ड बेस, और यहाँ पर जो x है दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। ठीक, आर्गुमेंट अभी डिफाइन हो गया। अच्छा, ये तो डेफिनेशन हुआ कि मतलब दिखता कैसे है। तो लॉग में क्या होगा, एक नंबर समान में कुछ ऐसे लिखा है लॉग, यहाँ पे मैं लिख दिया लेट से 2 लिख दिया, और यहाँ पे x लिख दिया। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब होगा क्या, कि लॉग को डिफाइन होने के लिए, तो ये तो दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन डेफिनेशन वाइज फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड, ये हमारे लिए बहुत काम का चीज है। क्या,
जो बेस होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं ले सकते। दूसरा, बेस जो है वो 1 के बराबर नहीं ले सकते। और तीसरा, जो हमारा x है, x मतलब आर्ग्यूमेंट, वो कैसा होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। ये तीनों कंडीशन जो है वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कोई बच्चा बोले कि सर ये सेटिस्फाई हो गया हम घर चले गए, ये सेटिस्फाई हो गया घर चले गए, ऐसा नहीं है। ये भी सेटिस्फाई करवाना है, एंड यहाँ पर एंड आएगा, कंडीशन है तो एंड आएगा। क्योंकि एंड और वाला कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूँ, तो अब मुझे टेंशन नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, एंड ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड लास्ट में क्या होना चाहिए, एंड एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होना चाहिए। तीनों में से कोई भी एक फेल कर गया, हमारा ये लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन नहीं। ठीक है, तो अब डिफाइन होने के लिए जब डोमेन निकालोगे, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है कि एक्स का वो सारा वैल्यू जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इन तीनों में से कोई भी एक फेल कर गया तो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो डोमेन जब भी निकालना होगा तो तुम क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से सॉल्यूशन 1 आ गया, फिर इसको सॉल्व करोगे इस दूसरे कंडीशन को, यहाँ से मान लो सॉल्यूशन 2 आ गया, और x मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन 3 आ गया। तीनों को सॉल्व कर डाला, मतलब इसको सॉल्व किया, यहाँ सॉल्यूशन 1 आ गया, इसको सॉल्व किया सॉल्यूशन 2 आ गया, इसको सॉल्व किया सॉल्यूशन 3 आ गया। अब तीनों के बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है, सोच समझ के बताओ आंसर, क्या चलता हुआ आ रहा है, इंटरसेक्शन। यस। तो तीनों का फाइनल आंसर के लिए डोमेन निकालते टाइम इन तीनों को क्या लोगे, इंटरसेक्शन। जब तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा तो जाकर के हमारा पूरा कंप्लीट हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, वेल डिफाइन। ठीक है, ये बात याद करो अच्छे से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी जो हमारा बेस है, ध्यान से तुम देखो, जो हमने भी डिफाइन किया है log a x। ठीक है, तो उसमें जो है a मेरा पॉजिटिव है, a मेरा 1 के बराबर नहीं है, एंड है b और साथ में x भी पॉजिटिव है, ये तीनों कंडीशन। x 1 के बराबर है। हाँ, सर ये x, हाँ बिल्कुल हो सकता है। x में मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया, x में क्या लिखता है, पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव में तो 1 भी आ जाएगा। मैंने सिर्फ a में कंडीशन इंपोज किया है, कौन सा, कि a 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब मैं a की बात करता हूँ, a के बारे में ये है दो कंडीशन, जैसा एक्सपोनेंशियल में था वैसा लॉगरिथमिक में भी है। 0 पर ये रहा 0 और ये रहा 1। तो 0 पर क्या होगा कि 0 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 0 यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर सेम लॉजिक से 1 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर भी हमारा एक इंटरवल ये बनेगा 0 से लेकर के 1 तक, और एक हमारा इंटरवल बनेगा 1 से आगे तब ये। ठीक है, am I right? यस सर। ओके, नाउ अब तुम जरा इस पे फोकस करो। यानी कि लॉग में भी क्या हुआ, दो केसेस बन गए, केस में। ठीक है, अगर हमारा बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो, ठीक है, समझ में आ रही है? अगर हमारा बेस अगर 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो उस केस में हमारा फंक्शन इस तरह से दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा भाई, लॉग का बेस 1/2 x, लॉग का बेस 1/3 x। ठीक है, तो यहां पर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ भी याद करना साथ के साथ। तो इसका ग्राफ ये y एक्सिस हो गया,
ये एक्स एक्सिस हो गया। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। ये वाला जो फंक्शन है ये कट कहाँ पे करेगा एक्स को, वो कट करेगा 1,0 पे। ठीक है, याद कर लिया। अब तुम लोग मुझे ग्राफ देख के बताओ इसका डोमेन क्या हो, जल्दी बताओ भाई, डोमेन कितना होना चाहिए? 0 से और इंफिनिटी। ठीक है, 0 से इंफिनिटी, और 0 को ओपन रखना है। और रेंज कितना हो जाएगा भाई, रेंज बताओ। 0 से इंफिनिटी सर, 0 क्लोज होगा सर, नहीं, रेंज, माइनस इन्फिनिटी से हाँ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, देखो ये ग्राफ यहाँ तक है, यहाँ तक इसका प्रोजेक्शन आएगा वाई पे, वाई इसने पूरा कवर कर लिया ना, पूरा कवर कर लिया, दैट्स व्हाई रेंज विल बी और रियल। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। और दूसरा एक और पॉइंट याद रखना है कि फंक्शन कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कभी भी अगर लॉग का बेस अगर 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो उस केस में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। सही है? चलो अब आगे बढ़ेंगे। यस सर। एक और, ठीक है। अब इसके बाद केस 2 देख लो भैया। केस 2 में मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे a को 1 से ग्रेटर ले लिया। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर मेरा a 1 से ग्रेटर है तो मेरा फंक्शन ऐसे दिखाई देगा, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर log 2x log 3x log 4x। और इसी लाइन पे अगर कोई बच्चा ये लिखना चाहता है log dx तो भी चलेगा। अच्छा, log ex को ही हम क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, lmx। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये सब खूब पढ़ा होगा। ठीक है, तो कहीं पर मैं lmx लिख रहा हूँ तो समझ जाना कि उसका बेस क्या रहा होगा, e रहा होगा। ठीक है, हाँ बस वो बस। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया तुम्हारा x। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ग्राफ पे जरा फोकस करो, तो इसका जो ग्राफ दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा, यहां से ऐसे आएगा ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 1,0। बात समझ में आ रहा है क्या? अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, फंक्शन तो वही है बट दोनों में अंतर क्या है। डोमेन रेंज तो खैर इसका भी वही रहेगा, डोमेन क्या रहेगा भाई, ग्राफ 0 से, में फर्क है। हाँ रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। सही है, और दोनों में अंतर क्या हुआ, ग्राफ में अंतर है बस। यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा डिक्रीजिंग था, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन कैसा है, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो दोनों में अंतर है, यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्राइटेरिया हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के होने से क्वेश्चन में बहुत फर्क पड़ जाता है। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में स्पेशली बहुत फर्क पड़ जाता है, इसीलिए हमें इस बात को ख्याल। हाँ जी, अब बताओ समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, किसी को पूछना है? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बता दो, किसी कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक काम करो, पहले तो ये सारा जो है आप लोग अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस कटाते हैं, मतलब लॉग वाले क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, समझ में आएगा? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, ओके बेटा, थैंक यू।